नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ राजश्री हवाई। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। तो उत्तर प्रदेश में 5 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को पोलियो से बचाने के लिए आज से पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत हुई। इस अभियान का शुभारंभ कार्यवाहक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने गृह जनपद गोरखपुर से की है। योगी इस वक्त क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। इसमें हर तबके के लोगों को अपने साथ जोड़ना पड़ेगा। केवल स्वास्थ्य विभाग ही इसमें नहीं होगा। स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ आंगनबाड़ी है, आशा वर्कर है। इंसेफ्लाइटिस के उन्मूलन के समय हमें यूनिसेफ और पाक जैसी संस्थाओं ने अपना भरपूर योगदान दिया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन जैसे संस्थाएं हमारे इस अभियान के साथ जुड़ी थी। और मेरी अपील होगी इन सभी संस्थाओं से, ये सभी संस्थाएं एक बार फिर से इस अभियान के साथ जुड़े। भाइयों बहनों, अनेक प्रकार के बच्चों से संबंधित टीका का कार्यक्रम, मिशन इंद्रधनुष के भी समय समय पर कार्यक्रम चलते हैं। हमें उन मासूम बच्चों को समय से टीकाकरण का पूरा कवरेज भी देना होगा। और अगर हम समय पे सावधानी रखेंगे तो उसका पूरा जीवन आगे सुरक्षित होता हुआ दिखाई देगा। ये हमारी न केवल एक उस बच्चे का अधिकार है, बल्कि ये हमारा व्यक्तिगत दायित्व भी बनता है कि हम अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करते हुए हर एक बच्चे को स्वस्थ रखें, प्रसन्नचित्त रखें और देश के स्वस्थ एक भारत के इस अभियान को आगे बढ़ाने में हम लोग इस कार्यक्रम के माध्यम से और मजबूती के साथ आगे बढ़ सकें। आज के इस अवसर पर मेरी सभी धर्मगुरुओं से भी, समाज के जागरूक नागरिकों से भी, जनप्रतिनिधियों से भी मेरी अपील होगी कि वे पल्स पोलियो के इस अभियान को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने में अपना योगदान देंगे। प्रदेश के अंदर काफी बड़े पैमाने पर इस कार्यक्रम को हम लोगों ने आगे बढ़ाने का कार्य किया है। यानी उत्तर प्रदेश के अंदर 3 करोड़ 80 लाख बच्चों को यह अभियान जो आज से प्रारंभ हो रहा है, यह पोलियो से एक सुरक्षा कवर प्रदान करने में योगदान देगा। इसके लिए हम लोगों ने 1,10,000 पोलियो बूथ बनाए हैं और 76,000 से अधिक हमारी सचल टीमें भी इस दिशा में कार्य करेंगी। इसमें सभी संस्थाएं अगर एक साथ मिलकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाती हैं तो सफलतापूर्वक इस दायित्व का परिणाम होगा कि हम लोग वर्तमान की जो हमारी पीढ़ी। तो पल्स पोलियो अभियान और यहां पर योगी आदित्यनाथ कह रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर पहले ही सुरक्षा रख ली जाए तो उम्मीद यही होगी कि जो पोलियो से पीड़ित बच्चे हैं वो कम रहेंगे। तो आज 3 करोड़ 40 लाख बच्चों को पल्स पोलियो जो है ड्रॉप पिलाई जाएगी। बच्चों को 2 बूंद जिंदगी की पिलाने का जो संदेश है वो यहाँ पर योगी आदित्यनाथ दे रहे थे। आपको बता दें कि सोमवार से घर घर टीमें जाएंगे और इस अभियान को सफल बनाएंगी। चलिए अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश में कैबिनेट विस्तार को लेकर जद्दोजहद जारी है। उत्तर प्रदेश में भारी बहुमत से चुनाव जीतने के बाद अब बारी है शपथ ग्रहण समारोह की। लिहाजा योगी आदित्यनाथ सरकार 2.0 का शपथ ग्रहण जो है वो 25 मार्च को होगा। कार्यक्रम का समय शाम 4 बजे रहेगा। शपथ ग्रहण समारोह के लिए कान्हा स्टेडियम में तैयारी की जा रही है और मिली जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत केंद्र सरकार के कई मंत्री, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, संघ और बीजेपी के वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल होंगे। कान्हा स्टेडियम में प्रस्तावित शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां शुरू कर दी गई है। मंत्रिमंडल के स्वरूप को लेकर योगी की पार्टी नेतृत्व के साथ मंत्रणा भी कर चुकी है। यूपी में सरकार गठन को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को क्रमशः पर्यवेक्षक व सह पर्यवेक्षक बनाया गया है। शपथ लेने वाले मंत्रियों की सूची को मुख्यमंत्री के गोरखपुर से लखनऊ पहुंचने पर अंतिम रूप दे दिया जाएगा। बताया यह भी जा रहा है कि योगी मंत्रिमंडल में महिला और युवाओं को खास तवज्जो मिलेगी। शपथ ग्रहण समारोह दोपहर के बाद आयोजित होगा। जहां एक तरफ योगी आदित्यनाथ की शपथ ग्रहण की तैयारी चल रही है, वहीं दूसरी तरफ योगी मंत्रिमंडल को लेकर भी सुगबुगाहट तेज है, क्योंकि इस बार योगी 2.0 सरकार में किसका कद बढ़ा है
और किसको ज्यादा तरजीह दी गई है, इसकी लिस्ट लगभग तैयार हो गई है। अब इस बार योगी सरकार के मंत्रिमंडल में कई नए चेहरे भी जुड़ेंगे, वहीं पहले की तरह डिप्टी सीएम भी बनाए जाएंगे। डिप्टी सीएम बनने की रेस में कई नाम सामने हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आगरा ग्रामीण से चुनाव जीतकर आई बेबी रानी मौर्य और लखनऊ कैंट की सीट से जीतकर आए ब्रजेश पाठक को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। वहीं केशव प्रसाद मौर्य सिराथू से चुनाव तो हार गए, लेकिन योगी सरकार की नई कैबिनेट में उनको बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। पूर्व आईपीएस राजेश्वर सिंह ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर चुनाव लड़ा और लखनऊ की सरोजनी नगर सीट से जीते और केंद्र में पार्टी के बीच उनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है। साथ ही उनकी गिनती तेज तर्रार अधिकारियों में रही है। ऐसे में उनका मंत्रिमंडल में शामिल होना लगभग तय है। इसी तरह यूपी पुलिस में रहे पूर्व आईपीएस असीम अरुण भी योगी मंत्रिमंडल में शामिल किए जा सकते हैं। पूर्व आईएएस एके शर्मा की गिनती पीएम नरेंद्र मोदी के करीबियों में होती है। इस समय वे बीजेपी के उपाध्यक्ष हैं, उनका नाम भी मंत्रिमंडल में शामिल होने की बात चल रही है। लेकिन योगी के कैबिनेट में शामिल होने वाला सबसे चर्चित नाम केशव प्रसाद मौर्य हो सकते हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी और अपडेट के लिए बात करेंगे। संवाददाता अनुप हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं। अनुप, एक तरह से देखा जाए तो केशव प्रसाद मौर्य काफी चर्चा में है, सिराथू से चुनाव हारे लेकिन कैबिनेट में उन्हें जगह मिल सकती है। अब 2024 की तैयारी है, इसलिए भी कैबिनेट का विस्तार काफी अहम हो जाता है। बिल्कुल, जिस तरीके से एक भाजपा ने बिसात बिछाई है कि 2024 में जो लड़ाई है उसको फतेह करनी है। निश्चित तौर पे थोड़ा पिछले हम जाकर बात करेंगे कि 2017 से पहले जिस तरीके से उत्तर प्रदेश भाजपा की कमान केशव मौर्य को सौंपी गई थी, बखूबी निभाया। 2017 में जिस तरीके से एक बड़ी जीत हासिल की, 300 पार सीटें जोड़ी, उसके बाद उनको डिप्टी सीएम बनाया गया। उसके पहले एक और बात करें, जब रिजल्ट आया था उसके बाद करीब 100 से ज्यादा विधायक थे वो केशव मौर्य के पक्ष में थे कि उनको उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जाए। करीब 200 से ज्यादा ऐसे विधायक थे जो योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री चाहते थे। भारतीय जनता पार्टी बैठक करके एक बीच का रास्ता निकाला, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण चेहरों को भी कहीं ना कहीं साधने की जरूरत थी। डॉक्टर दिनेश शर्मा को डिप्टी सीएम बनाया उत्तर प्रदेश का एक ब्राह्मण चेहरे के रूप में, ओबीसी के रूप में केशव मौर्य को डिप्टी सीएम बनाया था और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाकर कहीं न कहीं भाजपा ने एक बिसात बिछाई थी। अब चूंकि 2022 में उतनी बड़ी जीत नहीं हासिल हुई है, निश्चित तौर पे 255 जो सीटें हैं बीजेपी ने अपने खाते में लाई है। गठबंधन की सीटों को मिलाकर 273 सीटें उत्तर प्रदेश में 2022 में आई हैं। तो यानी पिछला जो आंकड़ा था उसको पार नहीं कर पाई, उसको छू नहीं पाई है। अब कहीं ना कहीं 2024 की लड़ाई है वो मुझे लगता है आसान नहीं होगी भाजपा को। इसी वजह से जो मंत्रिमंडल होगा उसमें हर चेहरे को, हर जाति को जो लोकप्रियता के हिसाब से उसमें स्थान दिया जाएगा, क्योंकि ये मंत्रिमंडल बहुत कुछ तय कर देगा 2024 की लड़ाई को। तो ऐसे में केशव मौर्य कहीं न कहीं ओबीसी के बड़े चेहरे के रूप में आते हैं, विश्व हिंदू परिषद के बड़े नेता हैं, केंद्र से अच्छे संपर्क हैं। कहीं न कहीं नरेंद्र मोदी की बात करें या फिर गृह मंत्री की बात करें या फिर राजनाथ की बात करें, सबके चहीते नेता हैं। तो ऐसा कयास जरूर लगाया जा रहा है कि अगर उत्तर प्रदेश में डिप्टी सीएम किसको बनाया जाएगा, ये तमाम जो भी कयासों के दौर में हैं। लेकिन ये भाजपा नेताओं से, तमाम लोगों से बात हुई, ये कोई भी कहने के लिए तैयार नहीं है कि केशव मौर्य को डिप्टी सीएम नहीं। तो निश्चित तौर पे जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे हैं, हालांकि डिप्टी सीएम को लेकर कई चेहरे सामने हैं। अब देखना यह होगा कि डिप्टी सीएम का नाम क्यों सामने आएंगे, क्या 2 ही डिप्टी सीएम रहेंगे या डिप्टी सीएम की संख्या बढ़ाई जाएगी, ये तमाम अभी सवाल बने हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में है, 25 तारीख को। चलिए, अब वो वापस आएंगे तो इस पर फैसला हो जाएगा, नजर इस पर बनी रहेगी। अनूप बने रहेगा हमारे साथ। तो इसी बीच एक और अहम खबर की भी बात कर लेते हैं। यूपी में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत के बाद अब मुख्यमंत्री की ताजपोशी की बारी है। हालांकि इससे पहले सूबे में सियासी हलचल फिर से बढ़ गई है। हलचल बढ़ने की वजह है योगी के गढ़ यानी कि गोरखपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत का पहुंचना। बताया जा रहा है कि शनिवार देर शाम गोरखपुर प्रवास पर आए संघ संचालक मोहन भागवत से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की है। माधव धाम में इनकी मुलाकात हुई।
योगी आदित्यनाथ की करीब 40 मिनट बातचीत हुई है। अब इस दौरान दोनों के बीच सामाजिक के साथ साथ राजनीतिक मुद्दों पर भी चर्चा हुई है। योगी ने संघ प्रमुख को शपथ ग्रहण समारोह में आने का न्योता दिया है। वहीं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत 4 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे हैं। वो संघ के विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। 20 और 21 मार्च को संगठन श्रेणी और जागरण श्रेणी की बैठक लेंगे। 22 मार्च को कुटुंब प्रबोधन कार्यक्रम को भी संबोधित करेंगे। बाबा गंभीरनाथ सभागार में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में स्वयं सेवक और उनके परिजन हिस्सा लेंगे। उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव पूरे हो गए हैं, लेकिन मौसम की गर्मी के सियासी गर्मी जो है साथ साथ बढ़ रही है। अब यूपी विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद आरएलडी को बड़ा झटका लगा है। आरएलडी प्रदेश अध्यक्ष मसूद अहमद ने पार्टी छोड़ दी है। उन्होंने पार्टी के अंदर पॉलिटिक्स पर सवाल उठाए। उन्होंने आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी पर सीटें बेचने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही मुस्लिमों, दलितों की उपेक्षा और टिकट बंटवारे में मनमानी के आरोप लगे हैं। मसूद अहमद ने अपने इस्तीफे में साफ तौर पर लिखा है कि वो गठबंधन की हार की वजह पैसे लेकर टिकट देना, नेताओं को सम्मान न मिलना और अखिलेश यादव का एरोगेंस नेचर होना है। उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा कि जिस तरह से जयंत चौधरी इस गठबंधन में झुकते चले गए वो पार्टी के लिए काफी नुकसानदायक रहा और अखिलेश यादव ने कहीं भी आरएलडी के लोगों को सम्मान नहीं दिया। आपको बता दें कि यूपी में समाजवादी पार्टी आरएलडी के साथ गठबंधन में थी। इस चुनाव में पार्टी को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा। वहीं सपा इस बार भी सत्ता में वापसी नहीं कर पाई। अनूप संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। अनूप, एक तरह से देखा जाए जब चुनाव के परिणाम आए तो जयंत चौधरी ने आरएलडी के सभी इकाइयों को भंग कर दिया था। अब दूसरी तरफ पार्टी में ही यहां पर भीतर घात की स्थिति नजर आ रही है। अब मसूद इस पर आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले, क्या कुछ स्टेप उनके हो सकते हैं? देखिए, अब चूंकि चुनाव हार चुके हैं, मंथन का दौर है। निश्चित तौर पे कहीं न कहीं मसूद अहमद ये चाहते थे कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और आरएलडी की गठबंधन की सरकार बने, लेकिन समाजवादी पार्टी और आरएलडी का जिस तरीके से मजबूती से गठबंधन हुआ था, करीब 40 सीटों पर जिस तरीके से समझौता हुआ था, 32 सीटें करीब ऐसी थी जिस पर आरएलडी ने अपने प्रत्याशियों को उतारे थे। 8 सीटें ऐसी थी आरएलडी की जिस पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी खुद उतरे थे, लेकिन आरएलडी का चुनाव निशान था। तो ऐसे में कहीं न कहीं आरएलडी जिस तैयारी से उतरी थी वो कुछ कर नहीं पाई, करीब 8 सीटों पर सिमट गई। तो अब चूंकि मंथन का वक्त है, आरोप प्रत्यारोप का वक्त है, इस वक्त जिस तरीके से जो जयंत चौधरी हैं आरएलडी के प्रदेश अध्यक्ष, चुनाव हारने के बाद सभी इकाइयों को भंग कर दिया था। निश्चित तौर पे है, कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष अब इकाइयों को भंग करता है तो वही मुखिया होता है। सभी जो पद होते हैं वो शून्य हो जाते हैं। ऐसे में जो मसूद अहमद हैं वो किस तरीके से इस्तीफा दे रहे हैं। अब आरोप जिस तरीके से गंभीर लगाए हैं कि टिकट बेचा गया, चूंकि मुस्लिम चेहरा थे और पश्चिम में एक आरएलडी का एक दबदबा भी था कि उम्मीद थी कि एक ज्यादा सीटें आएंगी। इमरान जो मसूद अहमद हैं वो किस तरीके से आरोप लगाने के बाद आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं कि सबूत इकट्ठा करेंगे कि आरएलडी जो अध्यक्ष हैं और अखिलेश यादव किस तरीके से सीटें बेची हैं। क्या और बाकी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर नजर बनी रहेगी, क्योंकि आरएलडी के यूपी चीफ है डॉक्टर मसूद। अगर उन्होंने इस्तीफा दिया है और बड़े आरोप उन्होंने जयंत चौधरी पर तो लगाए ही हैं, लेकिन इसके अलावा उन्होंने अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा है, तो इस पर नजर बनी रहेगी। अनु, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और बातचीत करने के लिए। चलिए बात कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। तो उत्तराखंड के सीएम फेस पर आज फैसला हो सकता है। देर रात दिल्ली पहुंचे हैं पुष्कर धामी और मदन कौशिक। अमित शाह और जेपी नड्डा के साथ मीटिंग होगी। उत्तराखंड सीएम को लेकर आज दिल्ली में बैठकों का दौर। मदन कौशिक और पुष्कर धामी दिल्ली में मौजूद है। हालांकि इन दोनों के नाम ही चर्चा में है। सीएम की रेस में मदन कौशिक जिनका नाम चल रहा है, इसके अलावा पुष्कर धामी जो सीएम की रेस में चेहरा है। हालांकि पुष्कर धामी के फेस पर ही चुनाव लड़ा गया और इसमें जीत यहां पर बीजेपी को हासिल हुई है। हालांकि खटीमा से चुनाव हारे हैं पुष्कर धामी, लेकिन सीएम की रेस में इनका नाम आगे चल रहा है। अब आज सीएम के नाम पर मुहर लग सकती है। राजनाथ सिंह जिन्हें पर्यवेक्षक बनाया गया है, अब तमाम विधायकों के साथ मीटिंग करके इस पर फैसला लिया जाएगा। लेकिन अहम बात यह है कि मदन कौशिक और पुष्कर धामी अभी दिल्ली में है। दिल्ली में दिग्गजों से मुलाकात होगी और आज सीएम के नाम का ऐलान संभव है। मदन कौशिक और पुष्कर धामी दिल्ली में मौजूद हैं। हाईकमान से आज मुलाकात होगी और सीएम फेस पर आज फैसला हो सकता है।
इसके अलावा बात कर लेते हैं एक और बड़ी खबर की, तो अमित शाह के घर पहुंचे पुष्कर सिंह धामी, रमेश पोखरियाल निशंक भी पहुंचे अमित शाह के घर, बीएल संतोष, सतपाल महाराज भी शाह के घर पहुंचे, मदन कौशिक भी शाह के घर पहुंचे। तो इन सबका नाम जो है सीएम के लिए आगे चल रहा है उत्तराखंड में। तो सतपाल महाराज भी पहुंचे हैं शाह के घर, मदन कौशिक भी शाह के घर पहुंचे, इसके अलावा धामी भी शाह के घर पहुंचे। तो अभी भी उत्तराखंड में सीएम के चेहरे को लेकर मंथन जारी है। कयास यही लगाए जा रहे हैं कि आज नाम का ऐलान हो सकता है। इसी बीच ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, रमेश पोखरियाल निशंक जो आज अमित शाह के घर पहुंचे, बीएल संतोष, सतपाल महाराज भी आज सीएम के घर अमित शाह के घर पहुंचे, मदन कौशिक भी शाह के घर पहुंचे। अजीत कंबोज हमारे साथ जुड़े हैं जानकारी के साथ। अजीत, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे। अब दिल्ली दौड़ फिर से शुरू हो गई है, तमाम जो चेहरे हैं जिनका नाम सीएम के लिए आगे चल रहा है उत्तराखंड में, वो सभी अमित शाह के घर पहुंचे हैं। बिल्कुल, ये आज की सबसे बड़ी खबर है कि 10 दिन हो चुके हैं चुनावी परिणाम को आए हुए, लेकिन अभी तक भी पूर्ण बहुमत की भाजपा अपने मुख्यमंत्री का चेहरा यहां पर स्पष्ट नहीं कर पाई है। और बैठकों की अगर बात की जाए तो लगातार बैठकें जारी है और देर रात को कार्यवाहक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक को भी दिल्ली तलब किया गया है। और अभी की जो सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि कुछ ही देर बाद गृह मंत्री अमित शाह के घर पर एक बड़ी बैठक होने जा रही है, जिसमें उत्तराखंड प्रदेश के तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। और जिस तरह की जानकारी मिल रही है कि पुष्कर सिंह धामी, मदन कौशिक, सतपाल महाराज, रमेश पोखरियाल निशंक, ये सब तमाम वरिष्ठ नेता दिल्ली पहुंच चुके हैं, जो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर मुख्यमंत्री की दौड़ में शामिल हैं। और जब अमित शाह की अध्यक्षता में बैठक शुरू होगी तो उम्मीद ये की जा रही है कि इसके बाद मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर जो कुहासा बना हुआ है वो भी छटने की स्थिति में होगा। और साफ है कि केंद्रीय पर्यवेक्षक जरूर तैनात कर दिए गए हैं उत्तराखंड को लेकर, लेकिन ना तो उनके आने का भी समय तय किया गया है, ना ही कोई बैठक को लेकर यहाँ पर ऑफिशियल जानकारी साझा की गई है कि कब उत्तराखंड विधानमंडल दल की बैठक होगी। उम्मीद यही है कि दोपहर तक ये सारी तस्वीरें साफ हो जाएंगी और कल या परसों में फिर विधानमंडल दल की बैठक यहाँ पर होगी और उसके बाद जो शपथ ग्रहण का कार्यक्रम है वो भी आयोजित किया जाएगा। देखा जाए, लेकिन अजीत, ये गौर करने वाली बात ये भी है कि यहाँ पर जो तमाम जो दिग्गज हैं वो पहुंच रहे हैं दिल्ली, लेकिन इससे पहले जैसा कि आपने ठीक कहा कि राजनाथ सिंह जिन्हें पर्यवेक्षक बनाया गया है, मीनाक्षी लेखी के भी आने की खबर थी, तो इसे लेकर क्या कोई अपडेट अब तक? बिल्कुल, इन दोनों ही पर्यवेक्षकों की अगर बात की जाए तो आज सुबह इनको यहां पर पहुंचने की जानकारी भाजपा की तरफ से साझा जरूर की जा रही थी, लेकिन ऑफिशियल कार्यक्रम किसी का भी जारी नहीं किया गया था। अब जिस तरह से एकाएक देर रात में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और तमाम वरिष्ठ नेताओं को दिल्ली बुलाया गया है। त्रिवेंद्र सिंह रावत बीते दोपहर को ही दिल्ली पहुंच चुके थे, जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात हो चुकी थी। तो तमाम कयास अब लगाए जा रहे हैं कि पहले जो बड़ी बैठक है, तमाम जो वो चेहरे हैं जो मुख्यमंत्री की दौड़ में शामिल हैं, इनको लेकर दिल्ली में ही मंथन होगा। गृह मंत्री अमित शाह अब से कुछ ही देर बाद अपनी अध्यक्षता में एक बैठक करने जा रहे हैं, जिसमें तमाम वो चेहरे मौजूद होंगे जो मुख्यमंत्री की दौड़ में शामिल है। तो वहीं से तमाम चीजों को फाइनल करते हुए उत्तराखंड ये वापस लौटेंगे और यहाँ पर जो पर्यवेक्षक पहुंचेंगे वो यहाँ पर विधानमंडल दल की कहीं ना कहीं ये जो जीत हासिल हुई है और जिस तरह से जो रिकॉर्ड यहाँ पर सीएम को लेकर रहा है उत्तराखंड में, वो मिथ टूटे, इसे देखते हुए भी ये फैसला और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आज तमाम जानकारी और बातचीत करने के लिए। इसी बीच ये बड़ी खबर है देहरादून से, अस्पताल में 109 डॉक्टरों की भर्ती होगी। आदर्श आचार संहिता के चलते ये भर्ती की जो प्रक्रिया है वो लटकी थी। कॉलेज प्रबंधन ने 109 डॉक्टरों की भर्ती के लिए जारी कर दी है विज्ञप्ति और डॉक्टरों की भर्ती के लिए 23 मार्च को इंटरव्यू होगा और डॉक्टरों की नियुक्ति से मरीजों को कहीं ना कहीं बड़ी राहत मिलेगी। तो डॉक्टरों की कमी थी, 109 डॉक्टरों की नियुक्ति होगी। डॉक्टरों की भर्ती के लिए 23 मार्च को इंटरव्यू होगा, तो मरीजों को बड़ी राहत इससे मिलेगी, चिकित्सकों की अगर नियुक्ति यहां पर हो जाती है तो। चलो, इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए जनता टीवी। नमस्कार।